क्या कभी किसी ने इस बात पे गौर किया है कि जब भी हमारे दिमाग में एक अमीर या फाइनेंशियली सेटल इंसान की छवि बनती है। हाँ बिल्कुल, तो वो छवि कैसी होती है? मतलब अक्सर हम एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना करते हैं जो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा हो, हम्म जिसकी महीने की सैलरी लाखों में हो और जो हर वीकेंड किसी महंगे कैफे में बैठकर अपने स्टॉक पोर्टफोलियो पर चर्चा कर रहा हो। सही बात है। एक बहुत ही आम धारणा समाज में बैठ गई है कि एक अच्छी खासी संपत्ति बनाने के लिए एक बहुत बड़ी सैलरी का होना एकदम जरूरी है। एकदम जरूरी है, लेकिन आज के इस गहरी चर्चा में हम इस पूरी धारणा को जड़ से हिलाने वाले हैं। आज हमारे पास जो केस स्टडी है वो न सिर्फ हैरान करने वाली है, बल्कि बल्कि पैसे को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देगी। ये सच्ची में एक बहुत ही दिलचस्प और आंखें खोलने वाला विश्लेषण होने वाला है। आज की इस चर्चा के लिए हमारे पास मनी मैटर्स के एक इंटरव्यू के नोट्स हैं हम्म। और हमें एक ऐसे व्यक्ति के फाइनेंशियल डेटा और उनके जीवन के अनुभवों को डिकोड करने जा रहे हैं जिनका नाम है हर्ष कुमार। हर्ष कुमार। हाँ, हर्ष पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के कल्याणी शहर के रहने वाले एक 33 वर्षीय युवा हैं। इस इंटरव्यू में उन्होंने अपनी आमदनी, हाँ। खर्चों और अपनी निवेश की जो रणनीति बताई है ना, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक मास्टर क्लास है। और इस मास्टर क्लास का जो सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है वो मैं शुरुआत में ही बता देना चाहती हूँ। बिल्कुल। जब हर्ष से उनकी इन हैंड महीने की आय पूछी गई तो कोई लाख या 50,000 का आंकड़ा सामने नहीं आया। उनकी महीने की इन हैंड सैलरी मात्र 30,000 रुपए है। सिर्फ 30,000। सिर्फ 30,000 रुपए। अब आज के इस चर्चा का हमारा मुख्य मिशन यही समझना है कि कैसे इतनी कम आय में कोई व्यक्ति अपना पूरा परिवार चला रहा है, लगातार निवेश कर रहा है, घर खरीदने की तैयारी कर चुका है और पूरे परिवार को इंश्योर्ड भी रखा हुआ है। पहली बार सुनने में तो ये गणित पूरी तरह से असंभव लगता है। असंभव ही लगता है। लेकिन इस पूरी वित्तीय पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले उनके जीवन की जमीनी हकीकत को समझना होगा। हाँ। और उन पर मौजूद जिम्मेदारियों के पहाड़ को देखना होगा। अगर हम उनके पेशेवर सफर को देखें तो हर्ष ने साल 2017 में कोलकाता के एक प्राइवेट अस्पताल में ब्लड बैंक टेक्नीशियन के रूप में शुरुआत की थी। मेहनत की और महज 6 महीने बाद ही उन्हें कृष्णा नगर में मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट की एक सरकारी नौकरी मिल गई। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है। ये कोई अस्थायी या परमानेंट सरकारी नौकरी नहीं है। नहीं है। डेटा बताता है कि ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है, मतलब अनुबंध पर आधारित है, जिसे हर साल रिन्यू किया जाता है। 2017 से वे इसी पद पर काम कर रहे हैं और इस साल अगस्त में वे 34 साल के हो जाएंगे। एक कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी में इंसान कभी भी मानसिक रूप से पूरी तरह निश्चिंत नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। हर साल नौकरी के रिन्यूअल की तलवार लटकती रहती है। हाँ। ये अनिश्चितता एक बहुत बड़ा मानसिक दबाव होता है। और अगर हम उनके पारिवारिक ढांचे को देखें तो ये दबाव और भी बड़ा नजर आता है। वो कैसे? उनके परिवार में उनकी माँ है, उनकी पत्नी है और एक 2.5 साल की छोटी बेटी है। हर्ष की एक बड़ी बहन भी है जो उनसे करीब 6-7 साल बड़ी हैं। मतलब परिवार की जिम्मेदारियां पूरी तरह से हर्ष के कंधों पर हैं। और इंटरव्यू के नोट्स में एक बहुत ही दुखद जानकारी भी है। क्या? इसी साल फरवरी में हर्ष के पिता का देहांत हो गया। उनके पिता को काफी समय से सीओपीडी नाम की एक गंभीर बीमारी थी। ओह, जरा यहाँ रुककर इस बीमारी वाले पहलू को समझते हैं, क्योंकि इसका सीधा असर इंसान की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ये फेफड़ों की एक ऐसी बीमारी है जो रातों रात खत्म नहीं होती, ये सालों तक चलती है। सही कहा। और वित्तीय नजरिए से देखें तो सीओपीडी जैसी बीमारियां किसी भी परिवार के लिए एक फाइनेंशियल ब्लैक होल की तरह होते हैं। हाँ। इसमें लगातार दवाइयां, ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत, बार बार अस्पताल के चक्कर। हाँ, और कभी-कभी अचानक आईसीयू में भर्ती होने का खर्च शामिल होता है। ये एक ऐसा दौर होता है जो किसी भी मिडिल क्लास परिवार की जीवन भर की जमा पूंजी को धीरे-धीरे सोख देता है। बाप रे। पिता को खोने का भावनात्मक दुख तो अपनी जगह है ही, लेकिन ऐसे लंबे मेडिकल संघर्ष के बाद परिवार की आर्थिक कमर भी टूट जाती है। हालांकि राहत की बात सिर्फ इतनी रही कि हर्ष के पिता सरकारी नौकरी में थे। अच्छा। जिसकी वजह से अब उनकी माँ को पेंशन मिलती है, जिससे घर में थोड़ा आर्थिक सहारा जरूर आ जाता होगा। लेकिन पत्नी ने बीटेक की पढ़ाई की है और फिलहाल नौकरी की तलाश में है। यानी उनकी तरफ से अभी कोई आय नहीं आ रही है।
तो अगर हम हर्ष के खर्चों का गणित लगाएं तो स्थिति बहुत डरावनी लगती है। देखिए, 30,000 रुपए की सैलरी आती है। हाँ, उसमें से 1800 रुपए हर महीने पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड में कट जाते हैं। परिवार अभी किराए के घर में रहता है जिसका किराया 7,000 रुपए महीना है। गणित को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हाँ, बिल्कुल। 30,000 में से 1800 पीएफ और 7,000 किराए के निकाल दें तो बचते हैं लगभग 21,200 रुपए। अब इस 21,200 रुपए में बिजली का बिल है, पानी है, एक 2.5 साल की बच्ची के डायपर से लेकर दूध तक का खर्च है। पूरे परिवार का राशन है। हाँ, और रोजमर्रा के मेडिकल या ट्रांसपोर्ट के खर्चे हैं। अगर कोई इस गणित को देखे तो उसका पहला रिएक्शन यही होगा कि भाई इसमें तो सिर्फ गुजारा हो सकता है, निवेश का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल, अक्सर ऐसी स्थिति में लोग बचत करने की हिम्मत ही हार जाते हैं। हाँ, और यहीं पर हर्ष की केस स्टडी आम लोगों की सोच से एकदम अलग दिशा में मुड़ जाती है। अच्छा। इसी 21,200 रुपए की बची हुई रकम में से हर्ष जो निवेश कर रहे हैं वो किसी चमत्कार से काम नहीं लगता। इंटरव्यू के आंकड़े बताते हैं कि हर्ष ने अपनी निवेश यात्रा की शुरुआत कोविड महामारी के बाद की थी। उस समय उन्होंने सिर्फ 2,000 रुपए की एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरुआत की थी और आज के समय में उनकी वो एसआईपी बढ़कर 6,000 रुपए महीने तक पहुंच गई है। एक मिनट, 21,200 रुपए हाथ में बच रहे हैं घर चलाने के लिए और उसमें से 6,000 रुपए सीधा निवेश में जा रहे हैं। जी हाँ, ये तो उनके पास उपलब्ध लिक्विड कैश का लगभग 28 से 30% हिस्सा हो गया। इतनी टाइट स्थिति में कोई अपनी आय का 30% कैसे निवेश कर सकता है? यही तो अनुशासन है। और ये निवेश जा कहाँ रहा है? क्या वो सिर्फ एक ही सुरक्षित जगह पैसे डाल रहे हैं? नहीं, और यही बात उनके वित्तीय ज्ञान को दर्शाती है। उनका पोर्टफोलियो बहुत ही समझदारी से बंटा हुआ है। उन्होंने अपने 6,000 रुपए अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में लगाए हैं। उनके पास लार्ज कैप फंड है, मिड कैप फंड है, फ्लेक्सी कैप है और 2 स्मॉल कैप फंड भी हैं। अक्सर जब लोग निवेश की दुनिया में नए होते हैं तो उन्हें इन कैप्स का मतलब समझ नहीं आता। क्या इस डाइवर्सिफिकेशन या विविधीकरण को थोड़ा सरल भाषा में समझाया जा सकता है? जरूर, ताकि ये समझ आए कि हर्ष का दिमाग किस तरह काम कर रहा है। इसे ऐसे समझें कि जब आप लार्ज कैप में पैसा डालते हैं तो आप देश की सबसे बड़ी और स्थापित कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं। अच्छा। ये हाथी की तरह है, चलेंगे धीरे लेकिन सुरक्षित रहेंगे और गिरेंगे नहीं। फिर आता है मिड कैप, जो मध्यम आकार की कंपनियां हैं। इनमें विकास की गुंजाइश ज्यादा होती है, थोड़ा जोखिम बढ़ जाता है। फ्लेक्सी कैप का मतलब है कि फंड मैनेजर आजाद है कि वो स्थिति के अनुसार कहीं भी पैसा लगा सकता है। ओके। और आखिर में आता है स्मॉल कैप, जो छोटी या नई कंपनियां होती हैं। ये बहुत तेजी से बढ़ सकती हैं, लेकिन इनमें डूबने का खतरा भी सबसे ज्यादा होता है। तो फिर हर्ष ने अपनी 2.5 साल की बेटी की पढ़ाई के लिए जो फंड चुना है वो स्मॉल कैप क्यों है? अगर इसमें जोखिम सबसे ज्यादा है तो एक पिता अपनी बच्ची के भविष्य के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है और इसका जवाब समय यानी टाइम होराइजन में छुपा है। बेटी अभी सिर्फ 2.5 साल की है। हाँ? उसकी उच्च शिक्षा या बड़े खर्चों में अभी कम से कम 15 से 18 साल का समय बाकी है। शेयर बाजार का एक सीधा सा नियम है कि स्मॉल कैप फंड्स छोटी अवधि में बहुत ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन अगर उन्हें 15 या 20 साल के लिए छोड़ दिए जाएं, तो वे बाकी सभी फंड्स के मुकाबले सबसे बेहतरीन रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। 15 साल के लंबे समय में जोखिम लगभग खत्म हो जाता है और कंपाउंडिंग का जादू अपना असर दिखाता है। वाह, हर्ष ने ये बात बहुत अच्छी तरह समझ ली है। क्या कमाल की दूरदृष्टि है। और सिर्फ म्यूचुअल फंड ही नहीं, इंटरव्यू में ये भी बताया गया है कि हर्ष हर महीने 500 रुपए एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में भी डालते हैं, जो उनकी रिटायरमेंट को ध्यान में रखकर किया गया है। बिल्कुल। लेकिन निवेश के इस पूरे मॉडल में एक हिस्सा ऐसा है जो मुझे मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत दिलचस्प लगा। सोने वाली बात की तरफ इशारा है। एकदम सही। जब उनकी बेटी 1 साल की हुई तब हर्ष ने उसके लिए 1 ग्राम सोना खरीदा था और उन्होंने इसे एक नियम बना लिया। हर साल थोड़ा थोड़ा करके वे अब तक 5 ग्राम सोना जमा कर चुके हैं। इस 1-1 ग्राम सोने के पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। इसे माइक्रो इन्वेस्टिंग कहते हैं। जब आपकी आमदनी कम होती है और आप एक साथ 50,000 या 1 लाख रुपए का सोना खरीदने का लक्ष्य बनाते हैं तो वो पहाड़ जैसा लगता है। हाँ, हिम्मत टूट जाती है। इंसान बीच में ही हार मान लेता है। लेकिन जब आप लक्ष्य को एकदम छोटा कर देते हैं, सिर्फ 1 ग्राम सोना, तो वो हासिल करने योग्य लगने लगता है। सही बात है। और हर बार जब वो 1 ग्राम सोना घर आता है तो दिमाग को एक डोपामाइन हिट मिलता है।
एक जीत का एहसास होता है। ये छोटी छोटी जीतें ही इंसान को अनुशासन में बांधे रखती हैं। हम्म। ये साबित करता है कि वे सिर्फ पैसा नहीं जोड़ रहे, बल्कि निवेश को एक आदत बना चुके हैं। छोटी छोटी जीतों से कैसे बड़े पहाड़ खड़े किए जा सकते हैं, इसका सबसे बड़ा सबूत तो हर्ष का अगला कदम है। जब मैंने नोट्स में ये पढ़ा तो मुझे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। क्या पढ़ा? इसी 30,000 की सैलरी और 6,000 की एसआईपी के बीच हर्ष ने 25 लाख रुपए का एक फ्लैट बुक कर लिया है। जी हाँ, ये किसी भी मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा सपना होता है। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा गणित गड़बड़ लग रहा है और ये सवाल उठना बहुत लाजमी है। देखिए, नोट्स के अनुसार इस 25 लाख के फ्लैट के लिए वे 2 लाख रुपए का डाउन पेमेंट दे चुके हैं। उन्हें करीब 10 लाख रुपए अपनी तरफ से और देने हैं और बाकी बचे हुए पैसों के लिए वे 12 से 13 लाख रुपए का होम लोन लेने वाले हैं। सही है। अब अगर कोई 13 लाख रुपए का होम लोन लेता है तो आज के ब्याज दरों के हिसाब से उसकी ईएमआई करीब 11 से 12 हजार रुपए महीने की बनेगी। बिल्कुल, इतना तो बनेगा ही। तो फिर 30,000 की सैलरी में से अगर 12,000 ईएमआई में चले गए, 6,000 एसआईपी में चले गए और 7,000 किराए में जा रहे हैं, तो ये तो संभव ही नहीं है। इंसान खाएगा क्या? यहाँ ये गणित कैसे काम कर रहा है? ये एक बहुत ही तार्किक शंका है और इसी वजह से वित्तीय योजनाएं कभी भी सिर्फ आज को देखकर नहीं बनाई जाती। अच्छा। अगर हम स्थिति का बारीकी से विश्लेषण करें तो कुछ बातें साफ होती हैं। पहली बात, जब फ्लैट का पोजीशन मिलेगा और वे अपने घर में शिफ्ट होंगे तो वो जो 7,000 रुपए महीने का किराया अभी जा रहा है वो पूरी तरह से बच जाएगा। ओह, वो 7,000 सीधा ईएमआई में जा सकता है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, किराया तो बंद हो जाएगा। दूसरी बात, जो 10 लाख रुपए उन्हें अभी अपनी जेब से देने हैं वो शायद उनकी अब तक की जमा पूंजी जो कि 9 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उसमें से कुछ हिस्सा निकालकर या परिवार की किसी पुरानी बचत से आएगा। और तीसरी सबसे अहम बात, उनकी पत्नी बीटेक पास हैं और नौकरी ढूंढ रही हैं। हो सकता है अगले 1 या 2 साल में जब तक होम लोन की असली ईएमआई शुरू हो तब तक उनकी पत्नी की भी कोई आय शुरू हो जाए। हाँ, ये एक बहुत बड़ी संभावना है। इसके अलावा हर्ष का अपना वेतन भी तो समय के साथ बढ़ेगा। तो ये कोई आंख बंद करके लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क है। ये बात सच में बहुत गहरी है। अक्सर लोग घर तब खरीदते हैं जब उनके पास बहुत पैसा होता है, लेकिन यहाँ भविष्य की संभावनाओं को देखकर वर्तमान में कड़े फैसले लिए जा रहे हैं। बिल्कुल। और आपने अभी 9 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट वैल्यू का जिक्र किया। 30,000 रुपए कमाने वाले व्यक्ति के पास आज की तारीख में 9 लाख रुपए का लिक्विड निवेश खड़ा होना, ये रातों रात नहीं होता, ये सालों की तपस्या है। तपस्या भी है और उस तपस्या की सुरक्षा भी बहुत मजबूत है। इस केस स्टडी का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। हर्ष का पूरा परिवार इंश्योर्ड है, यानी उनके पास एक ठोस स्वास्थ्य बीमा या हेल्थ इंश्योरेंस है। अक्सर हम देखते हैं कि जब लोग पैसा जोड़ रहे होते हैं तो वे इंश्योरेंस को एक फालतू खर्च मानते हैं। लोगों को लगता है कि जब हम बीमारी नहीं है तो हर साल प्रीमियम क्यों भरे? और यही सोच सबसे बड़ी गलती साबित होती है। हर्ष के मामले में इस इंश्योरेंस का होना कोई इत्तेफाक नहीं है। याद कीजिए, हमने चर्चा की थी कि उनके पिता का निधन सीओपीडी से हुआ था। हाँ। जब कोई इंसान अपने ही घर में एक लंबी और गंभीर बीमारी को करीब से देखता है तो उसे ये समझ आ जाता है कि अस्पताल के बिल कितनी बेरहमी से जीवन भर की जमा पूंजी को कुछ ही दिनों में निगल सकते हैं। सच बात है। हर्ष जानते हैं कि अगर कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो वो उनके 9 लाख के पोर्टफोलियो और 25 लाख के घर के सपने को एक झटके में चकनाचूर कर देगी। इसलिए एक मजबूत हेल्थ इंश्योरेंस उनकी उस पूरी वित्तीय संरचना के चारों ओर एक मजबूत दीवार का काम कर रहा है। इसे कहते हैं अपने अनुभवों से सीखना। तो अगर आज के इस पूरे केस स्टडी, इस पूरे विश्लेषण के मुख्य बिंदुओं को एक साथ समेटा जाए तो जो आहा पल निकल कर आता है वो बहुत ही प्रेरणादायक है। बिल्कुल है। एक इंसान जो कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी में है, जिसकी महीने की आय मात्र 30,000 रुपए है, जिसके ऊपर एक छोटे बच्चे से लेकर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, वह व्यक्ति न सिर्फ घर चला है बल्कि 9 लाख का पोर्टफोलियो खड़ा कर चुका है, अपने सपनों का घर खरीद रहा है और अपने परिवार को मेडिकल इमरजेंसी से सुरक्षित भी रखे हुए है। इस पूरी कहानी से जो सबसे बड़ा और शाश्वत ज्ञान मिलता है वो ये है कि वित्तीय आज़ादी या फाइनेंशियल फ्रीडम का आपकी आमदनी के आकार से कोई सीधा संबंध नहीं है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि महीने के अंत में बैंक खाते में कितने लाख रुपए आ रहे हैं। यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि जो भी पैसा आ रहा है उसका प्रबंधन कितनी समझदारी,
कितनी सूझबूझ और कितने कड़े अनुशासन के साथ किया जा रहा है। पैसा बचाना और बढ़ाना एक आदत है, एक माइंडसेट है। बिल्कुल सही बात है। अक्सर हम अपनी वित्तीय नाकामियों के लिए अपनी कम सैलरी को दोष देते हैं, लेकिन आज की चर्चा ने इस बहाने को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। एकदम। तो आज की इस गहरी चर्चा को हम एक ऐसे विचार के साथ खत्म करना चाहेंगे जो शायद समाज की एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई की तरफ इशारा करता है। हर्ष ने एक बहुत ही छोटी सैलरी और हर साल रिन्यू होने वाली अनिश्चित नौकरी के बावजूद अपने परिवार का भविष्य एक चट्टान की तरह सुरक्षित कर लिया है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जब लोगों की आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जब वे महीने के लाखों कमाने लगते हैं, तो वे वित्तीय रूप से थोड़े आलसी और लापरवाह हो जाते हैं? क्या वास्तव में पैसों की कमी हमारी तरक्की को रोकती है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर के सही अनुशासन की कमी है? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी अपने खर्चों और अपनी बचत के तरीके पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर सकता है। इस बारे में एक बार गहराई से विचार करने की जरूरत है।